Hello students, welcome to Dakshina classroom. We are discussing paper 2 of CT2 Advanced. So first question आपके पास क्या गया है A1, A2, ये सभी आपके जो हैं AP में हैं A3, A5, A8 ठीक है और A9 आपका गिवन है कि 40 है ना A9 40 है। तो जब हमें A9 आपका 40 के बराबर गिवन है A9 40 गिवन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि A plus 8D is 40 है ना। तो A3 आपका कितना होगा 40 minus 6D होगा कि नहीं। A3 मतलब A plus 2D ना, तो दिस इज 40 minus 6D है ना। और A5 की बात करें A5 will be 40 minus 4D है ना। फिर A8 की बात करें तो दिस इज 40 minus D 40 minus D यही होगा ठीक है। अब कहा जा रहा है कि भाई ये सब जीपी में भी है A3 A5 A8 जीपी में है तो इसका मतलब इसी सीक्वेंस में थे A3 A5 A8 तो इसका मतलब हुआ 40 minus 4D का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 minus 6D इंटू 40 minus D। आपके पास क्या आएगा 1600 प्लस 6D स्क्वायर 40 और 280D और यहाँ से 1600 प्लस 16D स्क्वायर 320D ये क्या साफ आपके पास आया 10D स्क्वायर इज इक्वल टू 40D है ना। तो D की वैल्यू 0 तो होगी नहीं, डिफरेंट नंबर्स, तो D विल बी इक्वल टू 4 ठीक है। तो आपके पास D आपका 4 के बराबर है। तो आपके पास सारे नंबर्स आ गए यहाँ से है ना कि A3 A5 A8 मतलब ये कितना हो गया 16 है ना 40 minus 24 हाँ ये कितना हो गया आपका 24 ये कितना हो गया आपका 36 16 24 36 ठीक है। तो B1 क्या होगा ये 1.5 कॉमन रेशियो वाली जीपी चल रही है 16 then 24 then 36 into 1.5 किया तो दिस इज 54। B2 90 हो जाएगा सॉरी 81 हो जाएगा 54 into 1.5 81। फिर B3 आपके पास 121.5 ऐसा कुछ आ जाएगा ठीक है ओके। और ए की बात तो अब आप निकाल ही लोगे A1 वगैरह। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया कि ABC एक ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स हैं आपके पास 2 0 -2 0 एंड 0 2 √3 क्या है -2 0 2 0 एंड 0 2 √3 आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं ये बन रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। अच्छा इन दोनों अगर देखा जाए बीच की डिस्टेंस कितनी है 4 यूनिट्स है ठीक है। ये डिस्टेंस आपके पास 4 हो गई। इधर अगर देखें आप तो 2 और यहाँ से √12 यही आ रहा है क्या। तो 4 और 12 तो मतलब ये भी 4 है ये भी 4 है मतलब आइसोसेलेस ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है इनफैक्ट ठीक है। सर्कम रेडियस कितना हो जाएगा इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4a² ठीक है ये हो गया। चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एरिया आप सॉरी r लिख सकते हो a/2 sin a। ये आपका 4 है और एंगल ए आपका 60 डिग्री है। पेरीमीटर निकल गया 12 और इन सेंटर पूछा जा रहा है तो इन सेंटर आपका कहाँ पे आएगा जो सेंट्रॉइड होगा वही इन सेंटर भी होगा तो बस निकाल लीजिए वहां से सीधा सीधा ठीक है सेंट्रॉइड। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है 1 + x⁻m ऐसा है तो a हमें फाइंड आउट करना है। तो a बेसिकली पहले समेशन के फॉर्म में लिखे। समेशन के फॉर्म में क्या बनेगा MCR + 2 r इज इक्वल टू 0 से लेके ठीक है r इज इक्वल टू 0 से लेकर के m-2 तक है ना। तो अब आपके पास इसका मतलब इसका अगर हमें निकालना है तो क्या आएगा आप क्या करते हो इसको पलट करके लिख देते हैं प्रोडक्ट वाला टाइप 2 या टाइप 3 जो भी था MC इसको लिख दिया m-r और यहाँ पे MCR + 2 क्या करते हैं अपन इन दोनों का सम देखा कांस्टेंट आ रहा है m+2 r आपका हट चुका है तो आंसर कितना हो जाएगा 2mcm+2 ऊपर इन दोनों का सम नीचे इन दोनों का सम सीधा 2mcm+2। क्या इसमें सारे टर्म्स प्रेजेंट हैं देख लेते हैं अपन कि r = 0 की जगह -1 अगर रखते तो क्या कोई रिलीवेंट टर्म बनेगी नहीं क्योंकि mcm+1 बन जाएगा रिलीवेंट टर्म नहीं है। m-2 से बड़ी मतलब m-1 अगर रखते तब क्या होता
तब ये वाले दिक्कत दे देता, ये रिलेवेंट नहीं रह जाता। तो इसका मतलब जो भी पॉसिबल टर्म्स थे सारे प्रेजेंट हैं, 0 से छोटा कोई नहीं ले सकते हैं और इससे बड़ा भी कोई नहीं ले सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास 2mcm+2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको कंपेयर भी करने को कहा गया है c0² + c1² अप टू cm² से। क्या होता था, ये रटाया था, ये 2mcm के बराबर होता है। सारे स्क्वायर्स का सम अगर आप करोगे तो 2mcm के बराबर आ जाएगा। तो 2mcm बड़ा होगा या 2mcm+2? बाइनोमियल कोफिशिएंट ये वाला बड़ा होगा या फिर वो 2mcm बड़ा होगा? तो ऑब्वियसली ये ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, लार्जेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन सा होता है? मिड वाला होता है ना। तो 2mcm ये आपका लार्जेस्ट टर्म है। 2mcm+2 तो उससे छोटा होगा ही, क्योंकि ये तो हर किसी से बड़ा है, तो ये उससे छोटा रहेगा ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन फेयरली इजी है। क्या कहा गया है? ए आपके पास n एलिमेंट्स कंटेन करता है, p और q इसके सबसेट्स बनाने हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। ठीक है, p और q आपके दो सबसेट्स बनाने हैं। ठीक है, और कहा जा रहा है कि p इंटरसेक्शन q में आपके पास एग्जैक्टली दो ही एलिमेंट्स होने चाहिए। आपसे क्या क्या कहा गया है कि नंबर ऑफ वेज इन विच सबसेट कैन बी फाउंड एज p, इसमें आपके पास दो एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, और p एंड q के अलावा मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये रीजन 1 है, रीजन 2 है, रीजन 3 है और ये रीजन 4 है। ठीक है, टू सबसेट्स p एंड q ऑफ इट इज फॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली, द नंबर ऑफ वेज इन विच सबसेट्स कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले n नंबर्स जो हैं उनमें से आप दो नंबर्स को चूज करेंगे जिन्हें आपको रीजन 2 में डालना है। तो n में से आपने उन दो नंबर्स को चूज कर लिया, nc2 वेज से आपने उन नंबर्स को उठा के यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब आप उस रीजन में तो कुछ और डाल नहीं सकते हो। ठीक है, आपके पास n-2 नंबर सभी भी बचे हुए हैं, उनके लिए क्या पॉसिबिलिटी है? या तो रीजन 1 में जाएंगे, या तो 3 में, या तो 4 में। ठीक है, हर एक नंबर के 3-3 तरीके। ठीक है, या तो 1, या तो 3, या तो 4। सो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 3n-2। तो आपके पास कितना आ जाएगा? nc2 × 3n-2 ये आपके पास नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, अल्फा c गामा माइनस के बीटा c के, ठीक है, k इज इक्वल टू 1 से लेके गामा -1, अल्फा c गामा माइनस के बीटा c के, है ना। अब आप देखो, गामा आपका कांस्टेंट है, ये बात समझ में आनी चाहिए। गामा आपका क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, के आपका वेरिएबल है। तो आप देखो इन दोनों का सम कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब आंसर कितना आना चाहिए? ऊपर अल्फा बीटा जोड़ दो और नीचे आप गामा आ गया, अल्फा प्लस बीटा सी गामा। लेकिन ये तो कब होगा? जबकि आपके सारे पॉसिबल टर्म्स प्रेजेंट हो। कोई रिलेवेंट टर्म ऐसी है क्या जो मिसिंग है? तो आप देखो k = 1 से छोटा रख के k = 0 रखा तो काम की टर्म है। ठीक है, तो अल्फा गामा के बारे में कुछ दे रखा होगा ना कि अल्फा गामा से बड़ा है। तो ऑफ कोर्स k = 1 अगर आपने रखा तो आपके पास अल्फा सी गामा k = 0 रखा तो अल्फा सी गामा -1 बीटा सी 0 काम की टर्म है। इसका मतलब कि वो टर्म नहीं थी, उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये टर्म मिस हो चुकी है, अल्फा सी गामा बीटा सी 0, ये एक टर्म मिसिंग हो गई। ठीक है, अच्छा, इसके अब k = -1 मतलब 0 रख करके ये टर्म बनी थी, वो हमने कहा कि हाँ ये काम की है और इसको हमें अलग से शो करना पड़ेगा। -1 रखेंगे तो काम की टर्म तो बनेगी नहीं, बीटा सी -1 इररिलेवेंट हो गया, छोड़ दिया उसे। यहां से देखा गामा -1 से ऊपर देखें, गामा रखा तो अल्फा सी गामा और बीटा सी गामा काम की टर्म है, तो अल्फा सी गामा बीटा सी गामा ये आपके पास काम की टर्म बनाई। ठीक है, अब आपके पास और तो कुछ इसके अलावा इंफॉर्मेशन है नहीं। ठीक है, अल्फा सी गामा और बीटा सी गामा, अल्फा सी गामा +1 बीटा सी गामा +1 ऐसी कोई ऑप्शंस भी नहीं है, तो आपको इसी के साथ जाना पड़ेगा। इसमें से आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, क्वाड्रेटिक है और उसके इमेजिनरी रूट्स है ना। तो बहुत सिंपल सा, इमेजिनरी रूट्स मतलब d शुड बी नेगेटिव और इसका मतलब 4 × 1 + लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, b² - 4, a आपका 1 है और c है आपके पास लैम्डा 3 λ² + 2, दिस शुड बी नेगेटिव।
तो आपके पास लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा प्लस 1 आएगा, माइनस 3 लेमडा स्क्वायर माइनस 2 आएगा लेस देन 0। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस 2 लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा माइनस 1 शुड बी नेगेटिव। तो 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा प्लस 1 शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ऐसे लेमडा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो वो सारे आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर ऑल पॉसिबल परमुटेशंस ऑफ द वर्ड कंटिन्यूटी, द नंबर ऑफ परमुटेशंस इज, ठीक है, विच हैव काउंट इन ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो कंटिन्यूटी है और ए ऑप्शन में कहा जाए तो काउंट की बात की गई है सबसे पहले। तो कॉन्टिन्यूटी, ये है आपकी स्पेलिंग। अब इसमें से ए ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो कह रहा है COUN और T, ये आपको एज इट इज रखना है। COUNT, इनको आपको एज इट इज रखना है। तो बच क्या गया है आपके पास, आपके पास बचा हुआ है CONT हो गया, U हो गया, तो I है 2 आपके पास, N है 1, T है 1 और एक Y है। ठीक है, 5 यहाँ से और 5 यहाँ से, 5 और 5 10, हाँ टोटल 10 ही हैं कंटिन्यूटी में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, टोटल 10 चीजें हैं। अब आपको करना क्या है, इसका पूरे का एक ब्लॉक बना दिया और बाकियों को आप परम्यूट कराना शुरू करो। ठीक है, तो इसका पूरे का ब्लॉक बन गया और यहाँ पे आपके पास कितनी है 5। तो 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बेस से आप इसको, सॉरी ऐसा नहीं, ये 5 है और एक ये है, टाई मेथड जो होता है, 5 ये है और एक ये पूरा ग्रुप है। तो अब ये आपके पास 5 चीजें हो गई है ना, और ये एक पूरा का पूरा ब्लॉक, तो आपके पास 6 चीजें हो गई और उनके बीच का अरेंजमेंट कितना होगा 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। काउंट का आप कुछ खास कर नहीं सकते क्योंकि ये ग्रुप आपको एज इट इज परम्यूट करा नहीं सकते आप। ठीक है, एज इट इज रखना है, तो उसके परम्यूटेशन के आपके पास एक ही तरीके होंगे, है ना। तो ये आपके पास आ गया ए और बी ऑप्शंस के लिए। CD में से देखिए अगर आप, तो यहां पे कहा जा रहा है कि आपके पास जो वॉवेल्स हैं O, U और डबल I, ये सभी आपके गैप्स में होने चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले क्या करना है कि वो, ये तो टाई मेथड था, गैप मेथड यूज कर लें CD के लिए, है ना, C और D ऑप्शंस के लिए। तो O, U डबल I को छोड़ करके बाकी 6 को अरेंज कर दिया। ठीक है, बाकी 6 में क्या क्या है, एक C है, ठीक है, 2 N है, 2 T है, एक Y है, यही है ना। ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ वेज 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये आपके नंबर ऑफ वेज हो गए। ठीक है, अब ये जब 6 आप लगाओगे तो गैप मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, 6 आपने सेट कर दिए, तो 6 के बीच गैप्स कितने बनते हैं 7। 7 गैप्स में से कोई भी 4 गैप आपने चूज कर लिए, 7C4। ठीक है, O, U, I और I के लिए 7 में से 4 गैप्स आपने चूज कर लिए। अब उन 4 गैप्स में आपको किसको बिठाना है, O, U, I और I को, O, U, I और I को बिठाना है। किसको किसको, O, U डबल I। कितने वेज होंगे, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि डबल I है ना। तो यहां से आपके पास इसका भी ऑप्शन आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, टाई मेथड का टिपिकल और ये गैप मेथड का टिपिकल। नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है। अब आप देखोगे तो ये जो ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं दोनों एक दूसरे के जस्ट रेसिप्रोकल्स हैं। ठीक है, 5√2 - 7 और 5√2 + 7 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के जस्ट रेसिप्रोकल्स हैं। एक लिखा हुआ है अगर t तो दूसरा है 6/t = 7, तो t की वैल्यू कितनी आएगी, t की वैल्यू बन गया 6। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास बन गया कि √5√2 मतलब 50 है ना, -7 की पावर में x = 1 या फिर 6। ठीक है, तो अब आप यहां से x की वैल्यूज लिख सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, ये भी आपका आसान सा क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा रहा है। P, Q ये सभी क्या है कि आपके पास रूट्स क्या होंगे अगर देखा जाए, एक है आपका α/r, एक है अल्फा और एक है अल्फा r, = प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 1। सो अल्फा = 1, तो रूट्स क्या हो गए 1/r, 1 और r, ये हो गए रूट्स। ठीक है, अब आपसे P और Q के बारे में कहा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी किया हुआ है कि -P इज कमिंग आउट एज r + 1/r + 1। ये क्वांटिटी कैसी होगी, r आपका कैसा है, r के बारे में आपको कहा गया है इंक्रीजिंग GP है ना, तो r आपका 1 से बड़ा है,
तो ये क्वांटिटी आपकी 3 से बड़ी होगी, है ना। माइनस p विल बी ग्रेटर देन 3, ठीक है। एक रूट आपका ऑफ कोर्स यूनिटी है, एक रूट आपका 1 से छोटा है, एक रूट 1 से बड़ा है। p प्लस क्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है, r के टर्म्स में ही वो सभी आपके कैंसिल आउट हो जाते हैं। नंबर 11 आपका मैच द कॉलम जो है उसका ए पार्ट देखते हैं क्या कहा गया है। cos स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस साइन रेज टू पावर 4 थीटा, यही है। तो पहले तो हायर पावर को हायर एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, है ना, ठीक है। दोनों एंगल्स तो सेम ही है, पाई बाई 20 है थीटा की जगह पे, है ना। तो cos स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखा, इसको लिख दिया हमने साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस, मतलब साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर हो गया का होल स्क्वायर, यही बन गया, ठीक है, ओके। अच्छा, हमें पाई बाई 10 की डायरेक्शन में तो आना ही नहीं है, ऑप्शंस जो दिए गए, तो ठीक है, इसी को बदलते हैं अपन, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो दिस विल गिव यू 1 प्लस cos रेज टू पावर 4 माइनस cos स्क्वायर, यही आ जाएगा 1 प्लस cos रेज टू पावर 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो 1 और ये मिलके आपका sin स्क्वायर थीटा बन गए और cos रेज टू पावर 4 आ गया। तो दीज टू आर सेम। बी पार्ट में आते हैं, है ना, मतलब P था वो Q पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि sin 3x इज इक्वल टू cos x के बारे में। तो sin 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने cos x है ना, आपने इसको कन्वर्ट कर लिया, cos पाई बाई 2 माइनस 3x इज इक्वल टू cos x, पाई बाई 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस x, ठीक है। तो आप प्लस साइन ले लो, माइनस साइन ले लो, दोनों केसेस आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन हमने पेपर 1 में भी किया हुआ था, तो वापस से अपन पूरा नहीं इसको सॉल्व करना है, ठीक। थर्ड पार्ट जो है आपका, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि 2 रेज टू पावर 35 और इनटू कहा गया 3 रेज टू पावर 16, 35 और 16, ओके। तो यू कैन डू इट कि 2 क्यूब आपने अलग किया और 2 स्क्वायर और इंटू 3 की पावर में 16, तो आपके पास 2 क्यूब आ गया और इंटू 12 की पावर में 16 आ गया। सो दिस इज 8 इंटू 11 प्लस 1 की पावर 16। अगर आप इसको देखोगे इसका एक्सपेंशन तो क्या आएगा, 8 इंटू 16c0 11 की पावर 16 प्लस 16c1 11 की पावर में 15 एंड सो ऑन टिल 16c16 इंटू 11 की पावर में 0, यही आएगा। ये सब आपके 11 से डिविजिबल है एक्सेप्ट दिस। So 8 into, this is already divisible by 11, so it will leave remainder 0. 8 into 1, this will give you 8, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 8 आ गया। लास्ट पार्ट देखिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ मॉड ऑफ ln mod x इज इक्वल टू मॉड ऑफ sin x। ग्राफ बना ले, तो ये आपका ln x है, ln x ने आपने क्या बनाना है पहले, ln ऑफ mod x, ln ऑफ mod x, और फिर उसका ओवरऑल मॉड ले लेना है। तो इसको आपने हटाया और इसका आपने मिरर इमेज ले लिया, बन गया ये आपका मॉड ऑफ ln mod x। और मॉड ऑफ sin x आप बनाना चाहें तो sin x आप देखिए, sin x आपका इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। इसमें से पूछा क्या जा रहा है आपको कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, ओके। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखो, ये वाला पॉइंट क्या है, 1 है ना, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी होगी ना। sin x का जब ग्राफ बनाओगे तो 1 के आगे जाकर के ये पाई बाई 2, यहाँ कहीं पाई बाई 2 होगा, ऐसा कुछ, ऐसा ग्राफ बनेगा। और इसके बाद तो ये ऊपर निकल जाएगा, फिर कोई इंटरसेक्शन होने से रहा, ठीक है। तो आपके पास 2 इंटरसेक्शन इधर आएंगे sin x के लिए, मॉड ऑफ sin x के लिए, ठीक है। मॉड ऑफ sin x मतलब इसको वापस से फ्लिप करा दिया हमने। अगर मान लीजिए ये पाई है तो ln पाई, ln मतलब ये मॉड ऑफ ln mod x कहाँ पहुंच जाएगा, पाई पे जो वैल्यू होगी, पाई पे ln की वैल्यू जो होगी वो 1 से ऊपर होगी ना, ln पाई 1 से बड़ा होगा। तो अब इसके बाद कोई भी चीज आएगी वो कैसी होगी भाई, ये तो ऐसे ही पीक्स लेगा ना, और ये वैल्यू तो पाई पे ही 1 से ऊपर निकल चुकी है, ये वाला ग्राफ 1 से ऊपर निकल चुका है, तो फिर इसके पास चांसेस ही नहीं है उसको इंटरसेक्ट करने के। तो आपके पास 2 इधर के इंटरसेक्शन हुए, ऑब्वियसली 2 ही इधर भी आ जाएंगे, आपके पास 4 सॉल्यूशंस होंगे इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास p पार्ट जो है एक्सप्रेशन ऑफ log 2 log 9 और उसके बाद काफी बड़ा सा 6 है, ठीक है। तो p पार्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के
पहले तो इसी की कैलकुलेशन होगी, √6 + y = y, सो y² - y - 6 = 0। कई बार बता चुके हैं अपन कि इस तरीके के सवालों को कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो y = 1 ± y - 3 × y + 2 सीधा सीधा है, तो y - 3 × y + 2, तो y = 3 आएगा। -2 को अपन रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज y शुड बी सम पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये आपके पास लिखा हुआ है log 2 log 9 3। तो पहले ये सॉल्व हुआ, कितना आया हाफ, सो दिस इज -1। क्यू पार्ट पे आते हैं। क्यू पार्ट में आपसे क्या बोला गया, log 2 3 log 3 4 सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये पहला टर्म जो है उसको ऐसा लिखा जा सकता है log 4 / log 3, है ना। और ऐसे ही करते करते log 100 / log 99 सब कुछ कट-पिट जाएगा, बचेगा 100 और नीचे 2, सो दिस इज योर log 100/2। इसको 2 की पावर में आप चढ़ा रहे हो, ठीक है। कितना आएगा आंसर, 100 आएगा। 100 and 2 विल इंटरचेंज देयर पोजीशंस। आर पार्ट में देखिए क्या बोला गया, यहां पे है आपका log, बहुत सीधे सीधे सवाल पूछे गए हैं, बिल्कुल प्रॉपर्टी बेस्ड जो एग्जांपल्स एक तरीके से लिए जाते हैं वही सवाल पूछे गए हैं आपसे। ये अब बन जाएगा, आप रेसिप्रोकल रिमूव करोगे तो बेस और आर्गुमेंट इंटरचेंज कर लेंगे पोजीशंस। तो log 3 5 × 6/10 1 आपका आंसर हो गया। एस पार्ट में देखिए 2 + √5 - 6 + 3 6 - 3 √5 + 14 - 6 √5। ओके, तो अब यहाँ पे आपको एक बार देखते हैं अपन, कोई परफेक्ट स्क्वायर्स वगैरह तो नहीं बन रहा है। तो देखिए 14 - 6 √5 आपका क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर्स इसलिए मैंने कहे क्योंकि भाई कोई सीक्वेंस तो बन नहीं रहा। तो अपन क्या देख सकते थे यहाँ पे 14 - 6 √5 इज होल स्क्वायर ऑफ 3 - √5, होगा कि नहीं होगा। सबसे अंदर वाली चीज आपकी क्या है, ऐसे देखिए एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। तो 2 + √5 माइनस √6 - 3 √5 प्लस √ 14 - 6 √5 कैन बी रिटन एज 3 - √5, यही होगा, है ना। सीधा सीधा लिख दिया। अब आप देखो ये बन गया कितना, 2 + √5 माइनस √6 और 3 9 हो गए, 9 - 4 √5, ठीक है। तो आपके पास ये देखो कितना बन गया, √5 - 2 का होल स्क्वायर। ये क्या है, √5 - 2 का होल स्क्वायर, सो √5 - 2, ठीक है। ये दोनों कट गए, बचा क्या, वो आ गया आंसर आपके पास। क्वेश्चन नंबर 13 आपका बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरेटिकल कह लीजिए। नंबर ऑफ इंक्रीजिंग परमुटेशंस ऑफ m सिंबल्स आर देयर फ्रॉम n सेट्स, ठीक है, वेयर द ऑर्डर अमंग द नंबर इज गिवन बाय a1 a2 a3, इंक्रीजिंग चाहिए ना आपको। तो n में से आप m नंबर्स को चूज कर लोगे, ठीक है। n में से आप m सिंबल्स को चूज कर लोगे, मतलब n में से, सॉरी सिंबल्स को नहीं, m सिंबल्स के लिए आप चूज करोगे ऐसे m सिंबल्स के लिए आप चूज करोगे m नंबर्स, ठीक है। तो m नंबर्स चूज करने के तरीके NCM, और उनको रखने का तरीका एक ही है क्योंकि इंक्रीजिंग परमुटेशन आपको बनाना था। नेक्स्ट आपके पास आता है कि देयर आर m men and n monkeys, नंबर ऑफ वेज इन विच एवरी मंकी हैज अ मास्टर, इफ अ मैन कैन हैव एनी नंबर ऑफ मंकीज। तो ऐसा कुछ है कि मंकी 1 को चूज किया, ठीक है, और मास्टर, ठीक है, उसको दे दिया, ठीक है। मंकी 1 को किसी भी एक मास्टर को अलॉट कर दिया, मंकी 2 को भी हम किसी भी एक मास्टर को अलॉट कर सकते हैं। तो मंकी 1 के लिए आपके पास कितने हैं, n ऑप्शंस हैं, मंकी 2 के लिए भी n है, ठीक है। तो मंकी 1 के लिए भी आपके पास n ऑप्शंस हैं, कोई भी एक मास्टर दे दो। मंकी 2 के लिए भी आपके पास n ऑप्शंस हैं, सबके लिए आपके पास n ही ऑप्शंस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, n की पावर है, ठीक है भाई। इस मास्टर के पास तो कितने मंकी रह सकते हैं ना, तो मंकी 1 को कोई एक, मंकी 2 को कोई एक, ऐसा करके, ठीक है। थर्ड पार्ट में देखिए आपसे क्या कहा गया, नंबर ऑफ वेज इन विच n रेड बॉल्स एंड m-1 ग्रीन बॉल्स कैन बी अरेंज्ड इन अ लाइन सो दैट नो 2 रेड बॉल्स आर टुगेदर, बॉल्स ऑफ द सेम कलर आर अलाइक। तो अब आप इसे क्या कहा जा रहा है कि n रेड है और m-1 ग्रीन बॉल्स हैं, जिसमें कि 2 रेड बॉल्स कभी भी साथ ना रहें। तो अपन क्या करेंगे, गैप मेथड।
m-1 ग्रीन बॉल्स को हमने अरेंज कर दिया m-1 फैक्टोरियल वेज से। फिर आपके पास m-1 फैक्टोरियल अपॉन m-1 फैक्टोरियल, जो कि सभी अलाइक हैं, ठीक है, उनका अरेंजमेंट हो गया। अब m-1 को जब आपने रखा, अब इन जब m-1 चीज़ों को आपने अरेंज किया तो गैप्स कितने बने, m बने, है ना। तो m गैप्स बने और उनमें से n को आपको n गैप्स को चूज कर लेना है m-c-n वेज से, ठीक है। m गैप्स बने, उनमें से n को आपने चूज कर लिया जहां पे आप रेड बॉल्स को पुट करने वाले हो, ठीक है। ऑफ कोर्स उन n बॉल्स को रखने का एक ही तरीका होगा क्योंकि सभी अलाइक हैं, ये आपके पास नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। इस पार्ट पे आते हैं नंबर ऑफ वेज इन विच m डिफरेंट टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन n चिल्ड्रन इफ एवरी चाइल्ड में रिसीव एनी नंबर ऑफ टॉयज। तो पहला टॉय उठाया, किसी को भी दे दिया, बिल्कुल मास्टर से और ये मंकी जैसी चीज है कि आपने कोई एक टॉय उठाया, किसी एक को दे दिया n वेज, ठीक है। दूसरा टॉय उठाया, ठीक है, उसको भी किसी एक को दे दिया n, ऐसे करके m टाइम्स आएगा, तो आपके पास n रेज टू पावर m बन जाएगा आपके पास नंबर ऑफ वेज, ठीक है। m डिफरेंट टॉयज थे ना, तो पहला टॉय उठाया, किसी एक बंदे को दे दिया, दूसरा उठाया, किसी को भी दे दिया, ऐसा करके, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तो हमने इस तरीके के सवाल करे हुए हैं नोट्स में भी अपने। तो tan वाले के लिए अपन क्या करेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस बी इंटू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ठीक है। यहाँ से आप t में क्वाड्रेटिक बना लीजिए तो आपके पास आ जाएगा a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2bt इज इक्वल टू c प्लस सी टी स्क्वायर, ठीक है। आपके पास क्वाड्रेटिक बन जाएगी a माइनस सी माइनस ए प्लस सी टी स्क्वायर प्लस 2bt इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके रूट्स आपके पास होंगे t1, मतलब जिसको मैं कह सकता हूँ tan अल्फा बाई 2 और tan बीटा बाई 2, यही आपके पास रूट्स होंगे, ठीक है। तो आप बस यहाँ से आपको पता चल गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से P और Q ऑप्शंस जो हैं, इसके P एंड Q के लिए आपको साइन में क्वाड्रेटिक की जरूरत पड़ेगी। तो साइन में क्वाड्रेटिक आप कैसे बना सकते हैं, आप क्या करो, a cos थीटा इज इक्वल टू c माइनस बी साइन थीटा, दोनों साइड आपने होल स्क्वायर कर लेना है। a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर, अब ये नोट्स में किए हुए थे तो मैं फटाफट कर रहा हूँ इन्हें, माइनस 2bc साइन थीटा, ठीक है। अब आपके पास इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लेना है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस 2bc साइन थीटा, ठीक है। तो आपके पास माइनस का जो भी है, यहाँ से साइन में क्वाड्रेटिक बन गई आपके पास, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या होंगे, साइन अल्फा और साइन बीटा। तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट वहां से आप निकाल सकते हो इस क्वेश्चन के लिए भी, ठीक है। ओके, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का। 2 मतलब थीटा की जगह ये रख दीजिए, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस 2x साइन 2x, जो कि क्या है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होगी, है ना, फेयरली इजी। क्यू पार्ट में देखिए log 3 मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है किसकी, log 3 5 sin x माइनस 12 cos x प्लस 26 बाई 13। आप देखो ये मिनिमम वैल्यू माइनस 13 लेगा, प्लस 26 13 हो गया, बाई 3 13 1 हो गया। तो ये जो एक्सप्रेशन है आर्गुमेंट में, उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1, ओवरऑल मिनिमम 0, ठीक है। पी क्यू के बाद नेक्स्ट है आपका पार्ट आर। पार्ट आर में आपसे क्या कहा जा रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। तो y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x प्लस 3। सो दिस इज 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x प्लस 1। तो अब आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक वाले तरीके से करते थे 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, जहाँ t आपका कहाँ से कहाँ के बीच है, -1 और 1 के बीच में, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक की रेंज निकालनी है। इस क्वाड्रेटिक की रेंज जब आपका t -1 से 1 के बीच है, ये आप मतलब शुरू से करते आए हो, ठीक है। ठीक, इस पार्ट में देखिए आपसे क्या कहा गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस 4 sin थीटा cos थीटा। तो 4 इंटू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 प्लस 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 प्लस 2 sin 2 थीटा, ये 2 प्लस 1 बाई 2 5 बाई 2 माइनस 2 और ये 3 बाई 2 cos 2 थीटा, ठीक है।
और यहाँ से 2 sin 2 थीटा, ठीक है। तो ये आपको क्या करना था, इसका मैक्सिमम निकालना था। तो 5/2 एज इट इज रखा। a sin थीटा b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तो √a² + b², कितना हो जाएगा 2² + 9/4। ये आपके पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, a² + b², ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ है यहाँ पर डिस्कशन इसका। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशंस के साथ। थैंक यू ऑल।